हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं मंत्री परिषद। और ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका एसएससी, रेलवे या जितनी भी वनडे लेवल की परीक्षाएं होती हैं ये टॉपिक सभी में पूछा जाता है। पहले मैं आपको इसमें थ्योरी समझाऊंगा, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन हल करेंगे जो अब तक 30 वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपने अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो आपका परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, मंत्री परिषद, इसका जो गठन करा गया है वो भाग 5 में करा गया है। और अनुच्छेद 74 और 75 मंत्री परिषद विषयों पर विचार करते हैं। यानी कि अनुच्छेद 74 और 75 जो है मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है इसमें। अब अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष पीएम होगा, अर्थात मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। अब अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद के बारे में अन्य उपबंध व्यवस्था अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जो अन्य मंत्री जो होते हैं, जैसे गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, उसकी नियुक्ति पीएम की सलाह पर कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्री परिषद में होती है। तो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें होती है, तो वो मंत्री परिषद में होती है। मंत्री परिषद कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हो सकता है। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। मंत्री परिषद 4 प्रकार के होते हैं, एक एक करके समझते हैं। कैबिनेट मंत्री, ये किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। ये अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, मतलब कैबिनेट एक होता है अपने आप में। आइए अगला देखते हैं। अब राज्य मंत्री, प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। ये कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। ये राज्य में नहीं होता, हर एक विभाग में होता है। जैसे गृह मंत्रालय में अलग मंत्री होगा, रक्षा मंत्रालय में अलग होगा। इसका मतलब हम ये समझ जाते हैं कि राज्य मंत्री है तो राज्य में होगा, इसका मतलब राज्य में नहीं, मतलब हर एक विभाग में होता है, इसलिए इसे आप याद रखना। आइए अगला देखते हैं। राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार कहते हैं इसे। जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है उस विभाग के राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय में कोई मंत्री नहीं है तो वह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं उसमें। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। उप मंत्री, ये सबसे छोटा स्तर का मंत्री है। ये राज्य मंत्री की सहायता करता है। आइए अगला देखते हैं। नोट, जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसे आंतरिक प्रभार कहते हैं। जैसे मान लो अभी हमने पीछे जो समझा था। अब देखिए मंत्रिमंडल क्या होता है। इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री भाग लेते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। केवल मंत्रिमंडल में कैबिनेट आएगा और स्वतंत्रता प्रभार आएगा इसमें। आइए अगला देखते हैं। नोट, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है। मतलब जो मंत्रिमंडल होता है और मंत्रिपरिषद जो होता है उसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अनुच्छेद 352 में हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। संसद का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है स्टूडेंट। आइए अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। बिना संसद के सदस्य बने कोई व्यक्ति 6 माह तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है, किंतु 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। अगर व्यक्ति आता तो वो राष्ट्रपति के लिए होता है। इस पॉइंट को आप याद रखना स्टूडेंट। और मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं स्टूडेंट। और भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्रतिकरण मंत्रिपरिषद के पास होता है। अब देखिए मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री आते हैं और मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री आते हैं। देखो इन सबका दोनों का अध्यक्ष जो होता है वो तो प्रधानमंत्री ही होता है। और इसमें जो आती है कैबिनेट मंत्री भी आ जाएगा, राज्य मंत्री आ जाएगा और उप
मंत्री भी आ जाएगा, स्वतंत्र मतलब सारे मंत्री आ जाते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य स्वतंत्र प्रभार आते हैं। मंत्रिपरिषद जो होता है वो बड़ा होता है और ये जो होता है हमारा ये छोटा होता है स्टूडेंट। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। मंत्रिपरिषद में व्यवहारिक वितरण पीएम के इच्छा अनुसार होता है स्टूडेंट। अगला पॉइंट देखते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिस कारण मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है। वह लोकसभा में बैठ सकता है किंतु मतदान के समय वह अपने सदन में चला जाता है। मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होता है वो लोकसभा के प्रति होता है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा। और मंत्री व्यक्तिगत रूप से जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्ति आएगा तो राष्ट्रपति, अगर व्यक्ति शब्द नहीं लगा हुआ है तो लोकसभा के प्रति। इस पॉइंट को आप याद रखना, हम इसे भूल जाते हैं बार बार। अगला पॉइंट देखते हैं, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री मृत्यु त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद भंग हो सकता है। और जब नया प्रधानमंत्री पुनः मंत्रिपरिषद का गठन करता है, इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होती, अतः दोबारा चुनाव नहीं होगा। दोबारा तभी होगा जब बहुमत 2/73 सीट कम पर जाएगी। बहुमत सिद्ध करने के लिए गठबंधन भी किया जा सकता है स्टूडेंट। आइए अगला देखते हैं स्टूडेंट पॉइंट, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा की सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा के प्रति ही स्थापित किया जा सकता है। इस पॉइंट को आप याद रखना स्टूडेंट। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री राष्ट्रपति को अपना पद त्याग संबोधित करता है। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद के पास होता है स्टूडेंट। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण किसके पास होता है, तो वो मंत्रिपरिषद के पास होता है स्टूडेंट। कैबिनेट का तात्पर्य कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं अब हम। 51वां संशोधन अधिनियम 2003 में मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्रियों को शामिल करते हुए लोकसभा के सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन रिपोर्ट गोपाल स्वामी अयंकर थे स्टूडेंट। अगला पॉइंट देखते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित की गई। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं क्योंकि ये अध्यक्ष होते हैं। विश्वास प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। और स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 को लाया गया था। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री बीपी सिंह, आर वेंकट रमन, वाईवी चढ़न, प्रणब मुखर्जी थे। और कैलाश नाथ काटजू नेहरू की रिपोर्ट कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने थे स्टूडेंट। अगला पॉइंट देखते हैं, मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव रखती है। इस पॉइंट को आप याद रखना स्टूडेंट। भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण पर एक साधन नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, कुछ जो मंत्री हैं उन्हें हम भूल जाते हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। स्वतंत्रता भारत की प्रथम महिला मंत्रिपरिषद कौन थी, तो राजकुमारी अमृत गौर थी, आप याद रखना स्टूडेंट। और स्वतंत्रता भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, आर टेस्ट मुखम चेड्डी थे स्टूडेंट। और स्वतंत्रता भारत के प्रथम मंत्री कानून मंत्री और शिक्षा मंत्री कौन थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन थे वही मंत्री, तो वो BR अम्बेडकर थे क्योंकि इन्होंने संविधान लिखा था। और स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई। ये आपको पता होता है क्योंकि देशी रियासतों को इन्होंने मिलाया था इसलिए। आइए स्टूडेंट अब अगला देखते हैं हम। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो अमृत गौर थी क्योंकि लंबी हो जाती है, उसका खत्म ही नहीं होता है। तो सेंस से समझ लेना कि लोग अमृत पी लेते हैं तो अमर ही हो जाते हैं। तो आपके सामने विकल्प होगा तो आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। और संघीय मंत्रिपरिषद किसी न किसी विभाग में 28 वर्ष से अधिक समय के बीच 2.5 वर्ष में छोड़कर लगातार
कौन से मंत्री रहे थे? तो जगजीवन राम रहे थे। आप समझ लेना, वर्ष की बात हो रही है तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो राम, तो जगजीवन राम समझ जाना आप। और संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाले पहले जो मंत्री थे वो श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, ये आपको याद कर लेना है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री जो थे वो सरदार बलदेव थे। देखो प्रतिरक्षा का मतलब आ रहा है बल, तो यहाँ पे एक दूसरे पे बल लग रहा है, प्रतिरक्षा का मतलब तो सेंस समझ रहे हैं ना, बल लग रहा है तो सरदार बलदेव। और सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड एजाज खन्ना थे। तो आप इसे याद रख लेना। भारत के संविधान में मंत्री परिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व का उल्लेख नहीं है। और केंद्र सरकार के संदर्भ में 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। और मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता है। आइए कार्यकाल अब एक एक करके हम सारे प्रश्न हल करते हैं। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं स्टूडेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो वो संसद का सदस्य हो सकता है। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो वह 6 महीने तक रह सकता है। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं तो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या क्या होती है? तो मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मैंने आपको बताया था क्योंकि मंत्रिपरिषद बड़ी होती है, क्योंकि सभी मंत्री आते हैं। और मंत्रिपरिषद कितने स्तर के होते हैं? तो 3 स्तर के होते हैं। इसमें स्वतंत्र प्रभार नहीं गिना जाता है, इस पॉइंट को आप याद रखना। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। आइए स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट के माध्यम से हल कर लिया आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। व्यक्ति की बात आई है तो राष्ट्रपति के। संघीय मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है तो किसके प्रति होगा? तो लोकसभा के प्रति, क्योंकि व्यक्ति की बात नहीं हुई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1963 को। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बजट तैयार कर संसद में पेश करना। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती? तो मैंने बताया था 15% से अधिक नहीं हो सकती, तो बी हो जाएगा। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मंत्रिपरिषद। स्वतंत्रता भारत के प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 थे। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम स्वतंत्रता भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजकुमारी अमृत गौड़ थी। और स्वतंत्रता भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल कलाम। अब स्वतंत्रता भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थी? इसमें बल लग रहा है, प्रतिरक्षा की बात आई, मैंने आपको बताया था, सेंस से कर ले जाएंगे, सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्रता भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो इसमें हो जाएगा RK शेष्टमुख थे। और भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो कानून कौन था? तो जिसने संविधान लिखा था BR अम्बेडकर थे। कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में काम किया जो देशी रियासतों को मिलाया था? वल्लभ भाई पटेल थे। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्याम प्रसाद
मुखर्जी थे। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाला केंद्रीय मंत्री कौन था? सबसे लंबी मतलब अमर हो गया, मैंने आपको सेंस से बताया था, अमृत पी लिया, तो राजकुमारी अमृत कौर थी। निम्नलिखित में से कौन से संघीय मंत्रिपरिषद किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक के बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बनी रहीं? तो वर्ष आ गया, तो 14 वर्ष का वनवास काटा था जगजीवन राम, यहाँ से पकड़ लेना आप। सबसे कम अवधि तक मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो HR खन्ना के नाम है। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी रूप में पालन किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मंत्रिपरिषद ने भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विश्वास प्रस्ताव। कैबिनेट में शामिल होते हैं, तो कैबिनेट में क्या शामिल होते हैं? तो केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह कहाँ हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में। कि सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा को। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपना त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो स्पीकर मतलब अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 50। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने थे? तो यह हो जाएगा कैलाशनाथ काटजू। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव होता है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्रियों को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आपका 91वां संशोधन। देखिए स्टूडेंट, इसी के साथ में ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं। अगर इस टॉपिक से आपका प्रश्न आएगा तो आप उसे हल कर ले जाएंगे।